एक बात ध्यान रखना आप, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। और उसके मैं आगे कहता हूं, मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती ही नहीं है। दैवी समस्याएं हैं जो लाइलाज हैं, जिसका हमारे पास इलाज नहीं है। हम धूप नहीं रोक सकते, हम बारिश नहीं रोक सकते, हम भूकंप नहीं रोक सकते, हम सुनामी नहीं रोक सकते। बाकी इंसान के द्वारा शुरू की गई सभी समस्याओं का समाधान इंसान कर सकता। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वकालत करने के पहले इंजीनियर था, और ये फर्म बिलीफ है, जापानियों के साथ काम करके हमने एक ही बात सीखा कि मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती, और मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ता, ऊपर वाला आके करता नहीं है। औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, मथुरा का, काशी का, भगवान आके लड़े क्या? जोर से बताइए जरा। राम मंदिर टूट रहा था, भगवान श्री राम लड़े क्या? नहीं। भोजशाला टूटा, भद्रकाली टूटा, अटाला टूटा, कोई ऊपर से आके लड़ा क्या? नहीं। वो नीचे वाले से नीचे वाले को लड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले नहीं आके लड़ेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हमें लफ्ज़ात धर्मांतरण रोकना है तो हमें ड्रग कारोबार खत्म करना पड़ेगा। एक बात इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? अच्छा, डॉक्टर है। हाँ। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको दर्द कहीं होता है और उसका रूट काज कहीं और होता है। जैसे कई बार आपको हेडेक हो रहा होगा, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपके पेट में होगी, यहां गैस बन रही होगी, यहां हेडेक हो रहा होगा। आपको दिख रहा है सर दर्द हो रहा है, सर की कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कहां की है? पेट की। और आधी बीमारियों का मूल कारण है पेट की गंदगी। पेट साफ हो जाए, आधी बीमारी खत्म। ऐसे ही भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आधी बीमारी खत्म। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है। ब्लैक मनी क्यों चल रही है भारत में? कानून घटिया है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग बेनामी लेन देन से होती है, क्यों चल रही है? कानून घटिया है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग, लफ्ज़ जिहाद का केस कमज़ोर हो जाता है। पीड़िता के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो थानेदार को दे सके, और दूसरी तरफ वाला थानेदार को 5-7 लाख 10 लाख रुपए देता है, और जांच जैसी करनी चाहिए थानेदार वैसी जांच नहीं करता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अनुभव के साथ बता रहा हूँ, इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें थानेदार को करना क्या है? पुलिस पैसा कैसे कमाती है? कोई पुलिस वाले हैं क्या इधर? एक तो हमारा पीएसयू खड़ा है। पुलिस में मेहनत करने पे पैसा नहीं मिलता, काम न करने पे पैसा मिलता है। ईमानदारी से जांच करने पे पैसा नहीं मिलता, लापरवाही के साथ जांच करने पे पैसा मिलता है। ठीक है, उसने दे दिया 5 लाख 10 लाख रुपए पकड़ाया, जांच को उल्टा सीधा घुमा दिया, बाद में उसने बड़ा वकील कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा गवाहों के बयान के दौरान उसको ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन किया, वो टूट पड़ा, वहीं पे खत्म। और वैसे भी जिसने जांच किया था उसका ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, बाद में कोई और पुलिस वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। पूरा घालमेल इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में सजा नहीं हो रही है। आज तक इतनी घटनाएं आ चुकी, और छोटी मोटी नहीं। बिहार, वो झारखंड में एक नेशनल शूटर थी, वो लफ्ज़ जिहाद में उसको ट्रैप कर लिया था, नेशनल शूटर थी। आज मुझे पता चला आपके यहाँ भी एक, वो क्या नाम है, इंसानियत, हाँ, अभी इंसानियत, हाँ। ऐसे गद्दारों को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे गद्दारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे गद्दारों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो तीनों काम कर सके। मैं कह रहा हूं, अगर वो जमानत पे गया भी है वो छूट जाएगा, आप उसको 4-6 महीने ज़्यादा जेल में रख ही नहीं सकते। ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई धारा लगाई भी नहीं होगी उसके ऊपर, एनएसए लगा नहीं होगा, यूएपीए लगा नहीं होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम लगा नहीं होगा। अच्छा, सबसे खास बात ये, उसमें थोड़ी अज्ञानता की भी कमी है। ये मेरे हाथ में नई वाली भारतीय न्याय संहिता है, इसका सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। डकैती को ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं माना गया। लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। और 111 है, लेकिन ड्राफ्ट करने वालों को समझ में नहीं आया। एसी के कमरे में बैठे बैठे ड्राफ्ट कर दिया, नई बोतल पुरानी शराब, वही काम करके छोड़ दिया।
सेक्शन 148 वेजिंग वॉर लिखा हुआ है इसमें, और ये लफ्ज जिहाद हमारे लिए वेजिंग वॉर है। भाई पहले यही तो काम कर रहे थे। अकबर ने 5000 बहन बेटियों को अपने हरम में रखा था, तलवार के दम पे रखा था। आपका इंसानियत 12 बहन बेटियों को ट्रैप कर गया, वो किसी और तरीके से ट्रैप कर गया। उस अकबर की सोच में इस आपके अभी इंसानियत क्या नाम है इसका, इसकी सोच में कोई अंतर है क्या? नहीं है। और वेजिंग वॉर की धारा है, हमारे अधिवक्ता बंधु जानते हैं, भारत में वेजिंग वॉर की धारा बस सफेद हाथी का दांत बन के रखी हुई है, यूज ही नहीं होती है। हमारे पास सेक्शन 152 लिखा हुआ है इसमें कि जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, हमारी एकता के लिए खतरा हो, अखंडता के लिए खतरा हो, उसमें 152 लगेगा। लगाते ही नहीं, इसलिए नहीं लगाते, हमने उसमें क्लियरली लिखा नहीं कि ये कन्वर्जन और लफ्ज़ जिहाद हमारी एकता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो पुलिस वाले डर के मारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जज की झाड़ खाने से बचने के लिए वो धाराएं लगाते ही नहीं। और एक मैं आपको बताऊं, थोड़ा मेहनत करने से प्रयास क्या होता है, फल क्या होता है। यहाँ पे एक धर्मांतरण का केस हुआ गाजियाबाद में। एक जैन साहब का परिवार था, एक इकलौता लड़का था, उसको ट्रैप कर लिया क्योंकि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उनको लगा कन्वर्ट कर देंगे 500 करोड़ मिल जाएगा। उसके बाद एफआईआर हुआ। अब एफआईआर में क्या करें, बस वही धारा लगा दिया जो धर्मांतरण वाली धारा थी। मैंने वहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे, उनसे आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले। हमने कहा एक काम करो, आप इस पर एनएसए लगा दो। बोले कैसे लगा दूँ, एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है। अरे हमने कहा एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा वो एनएसए है, और धर्मांतरण नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने लगाया, और जब किसी क्राइम में पहली बार एनएसए लगता है तो हाई कोर्ट जाता है कंफर्म होने के लिए, और वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और वहां से कंफर्म होकर आ गया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए एनएसए लगाना जायज है। आप भी कोशिश करिए, ये जो इंसानियत बैठा हुआ है, इंसानियत ये राक्षस, इसके ऊपर एनएसए लगवाइए, यूएपीए लगवाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगवाइए, गैंगस्टर एक्ट लगवाइए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करवाइए, इसकी नागरिकता खत्म करने के लिए लिखना शुरू करिए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। याद रखिए, भारत की जो समस्या है वो न लाइलाज है न विश्वव्यापी है, लेकिन ठीक तभी होगी जब कठोर भय मिलेगा। एक बात और, हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, कहते थे ना। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग कैश में होती है या ऑनलाइन होती है, जोर से बताइए जरा। ज़्यादातर कैश में होती है। लैंड जिहाद की फंडिंग, जोर से बोलिए, कैश में। ड्रग कारोबार, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, जमातियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, फर्जी राशन कार्ड, अरे जोर से बोलो, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे, न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, सारी समस्या खत्म। और आज की डेट में कैश खत्म हो सकता है, क्यों? आप मुझे, इतने लोग बैठे हो, कितने लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हो, हाथ उठा के दिखाओ। 1 2 3। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 20% लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। आप संपन्न परिवार की, इसलिए पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करती होंगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जब 80% पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? और जो 20% 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, यूपीआई, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, न रहेगा बांस, न बजेगी। भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, कैश लेन देन लिमिट कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लफ्ज़ जिहाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, बाकी और भी अराजकता भी रुकेगी। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है
हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ लिखना शुरू करिए। अगला सवाल, भारत की कितनी भूमि पे अवैध कब्जा है? भारत की कितनी भूमि पे अवैध कब्जा है? इसका